नमस्कार दोस्तों। जब देश की वित्त मंत्री पर करोड़ों के धन उगाही के आरोप लगे हो और कोर्ट खुद उस पर सुनवाई करते हुए आदेश करे कि निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने तो कह दिया कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं है, तो क्या अब ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर मोदी को जेल हो सकती है? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड किसी और की नहीं बल्कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम था। और फिर यूं कहे तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक झटके में कैंसिल कर दिया था, अब इस पर बेंगलोर की स्पेशल कोर्ट ने भी एक्शन लिया है और बड़ा एक्शन लिया है। तो क्या एक्शन लिया है, पहले आप खबर देखिए। फिर दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने क्या बयान दिया है और पीएम मोदी फंस गए हैं, उस पर भी आते हैं। कैसे फंस गए हैं पीएम मोदी? सबसे पहले तो आप खबर देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की ये खबर देखिए। इसमें लिखा भी हुआ है कि बेंगलोर की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया है। तो आरोप किसी छूट नेता या फिर कार्यकर्ता पर नहीं, देश के वित्त मंत्री पर लगाया गया है, निर्मला सीतारमण पर लगाया गया है। आगे देखिए दोस्तों, खबर में आगे भी लिखा हुआ है कि जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श अय्यर ने बेंगलोर में शिकायत दर्ज करके केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी, याचिका दाखिल की थी। अब दोस्तों, इसी पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वो कर दिखाया जो कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कर पाया। देखिए दोस्तों, खबर में आगे भी लिखा है कि याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलोर को तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कोर्ट ने आदेशित किया है कि फला पुलिस स्टेशन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज होने चाहिए। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो जन अधिकार संघर्ष परिषद है, इसने 42 याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर अब एक्शन लिया गया है। और इसी याचिका में आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ निर्मला सीतारमण का नाम नहीं है, बल्कि इसमें ईडी के कई अधिकारियों का नाम भी शामिल है, जेपी नड्डा का भी नाम शामिल है और तो और कर्नाटक के कई बड़े नेताओं का भी नाम शामिल है। अब दोस्तों, इसमें आप समझ सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, याचिका में साफ साफ बताया गया है कि 200 करोड़ से ज़्यादा रुपयों की उगाही की गई है, जबरन वसूली की गई है और ये वसूली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। और अपने आप में कितना बड़ा खुलासा हुआ है इस याचिका में, सुनिए। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा भी हुआ है कि शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसाय अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 2230 करोड़ और अरबिंदो फार्मेसी से लगभग 9 करोड़ चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए हैं। तो दोस्तों, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना शर्मनाक आरोप लगा है। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार को शर्म आती ही नहीं है। पहले तो आरोप लग रहे थे कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने और उद्योगपतियों से पैसा लिया गया है, उनसे पैसा लेकर उनका काम किया गया है, यानी कि एक हाथ ले एक हाथ दे, इसके तहत काम हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि जबरन वसूली की गई है। अब इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है और इतना चंदा मिला है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बीच में एक चार्ट निकल कर सामने आई थी, मैं अब चार्ट को सुनाना चाहता हूँ। आप चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आपको सबसे बड़ा ग्राफ किसी का दिखाई दे रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी है। 2018 और 2019 में लगभग 1400 करोड़ के आसपास पैसा मिला। 2019 से 20 में 22,500 करोड़ के आसपास का पैसा मिला है। और दोस्तों, 2019 में ही लोकसभा चुनाव भी हुए। आगे देखिए, 2020 और 2021 में ये घट गया क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव हो गए थे। 22 करोड़ मिला है। आगे देखिए, लगभग 2021 और 2022 में
10 या 1,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला है और 2022 से 23 में 1300 करोड़ रुपया मिला है। दोस्तों इतनी नादाद में पैसा मिला है, इनका जो ग्राफ है वो इतना ऊंचा निकल गया है कि दूसरे पार्टियों को ग्राफ तो दिखाई नहीं दे रही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा खेल हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिर किसके तहत, किस आधार के तहत पैसा पानी की तरह बहाया गया है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 2019 का लोकसभा चुनाव भारत के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव है और इस चुनाव में पानी की तरह पैसा किसी और ने नहीं बहाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहाया है। अब दोस्तों ये पैसा कहाँ से आया, एक एक करके स्रोत निकलते हुए बाहर आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च किया गया है, जबकि 2014 में कई करोड़ खर्च हुआ था, लेकिन 2019 में लगभग दुगना पैसा खर्च हुआ है। और सबसे ज़्यादा पैसा किसने खर्च किया है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खर्च किया है। इस कई करोड़ रुपए में सबसे ज़्यादा रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। तो दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में तो इनके पास पैसा था, तो पैसा पानी की तरह बहाया गया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई। लेकिन दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग पैसा पानी की तरह नहीं बहा पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया गया है। अब इसके बाद ये लोग अल्पमत में आ गए हैं और वैसे भी देखा जाए तो जितने भी तार है अब यहाँ पर जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धन की उगाही की है, दोस्तों उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। कहने लगी कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि हम चुनाव लड़ सके। आपका बयान नहीं याद होगा दोस्तों, तो खबर आप देखिए, आज तक की देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है आज तक की खबर में कि मेरे पास चुनाव लड़ने का लायक पैसा नहीं है, निर्मला सीतारमण बोली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से विकल्प तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने चुनाव नहीं लड़ा। अब जो चोरी करता है उसको तो ये पता ही होता है कि हमने चोरी की है, तो क्या इसलिए निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को सरेंडर कर दिया, चुनाव नहीं लड़ा? क्योंकि अगर कोई चुनाव ना लड़े और टिकट वापस कर दे, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती है। तो फिर दोस्तों केंद्र में वित्त मंत्री बन चुकी है वो। अब जब वित्त मंत्री बन चुकी है तो बड़ा खुलासा हुआ है और याचिका में आरोप लगाया गया है। अब दोस्तों इस पर निर्मला सीतारमण क्या बोलेंगे, ये देखना बहुत बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर निर्मला सीतारमण ने वाजिब जवाब नहीं दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया है कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड असावधानी की है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को जिस तरीके से जारी किया गया, जिस तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया और जिस तरीके से पब्लिक को इस पैसे का स्रोत नहीं बनाया गया, यह असावधानी की सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये वही मोदी सरकार है दोस्तों जिसने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि जनता को तो ये जानने का हक नहीं है कि पैसा चंदे के जरिए किस पार्टी को कितना मिल रहा है। अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि आखिरकार क्यों मोदी सरकार इस चंदे का स्रोत बताने के लिए तैयार नहीं थी और खेला कितने चरम पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस स्थिति में एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे। पहले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नाक में दंग कर रखा है। विधानसभा चुनाव में कितनी बुरी हाल है आप जानते हैं। उपचुनाव ये लोग हार चुके हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का जिन बाहर आ गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया था और दोस्तों विधानसभा चुनाव के पहले एफआईआर दर्ज होने की नौबत आ गई थी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से अब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर होने वाला है? और सबसे बड़ी बात जो निर्मला सीतारमण की है, जिन पर ये आरोप लगाए गए हैं, जो कि कह देती है कि प्याज महंगा हो गया तो हम प्याज नहीं खाते। अगर उनकी चोरी पकड़ ली गई तो वो क्या जवाब देंगे? तो इस पूरी खबर पर, कोर्ट के एक्शन पर और मोदी सरकार के कथित बेशर्मी पर
आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।